नमस्कार दोस्तों। आइए तो आज हम लोग अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। और हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था वो एक लंबी टॉपिक है, लगभग 4 क्लास लगेंगे उस पे। वो थी सोशल रिफॉर्म, सामाजिक सुधार। सोशल रिफॉर्म में हम लोगों ने क्या देखा था कि भारतीय समाज में 18वीं और 19वीं सदी के बाद जो कुरीतियाँ था, जो प्राचीन काल से चली आ रही थी कुरीतियाँ थी, उन सब कुरीतियों पर सुधार हेतु नए नए विचारक, नए नए विद्वान सामने आते रहे हैं। जिसमें से विशेष तौर पर राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ज्योतिराव फूले और बहुत सारे ऐसे विचारक हैं, ऐसे विद्वान हैं, ऐसे इंटेलेक्चुअल हैं जो सामने उभर उभर कर आ रहे हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है सामाजिक सुधार, सोशल रिफॉर्म। सोशल रिफॉर्म में हम लोग यही जानने वाले हैं कि भारतीय समाज में किस प्रकार की बुराइयां था और उस प्रकार की सभी बुराइयों को अस्तित्व हेतु ना रहे, इसके लिए बहुत सारे लोगों ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया, अपना अपना योगदान दिया। तो मैं यहाँ पे इस तरह से एक डायग्राम के माध्यम से बताने का प्रयास किया हूँ कि 19वीं सदी के भारतीय समाज में देखा जाए तो अन्य प्रकार की कुरीतियाँ था। जाति भेद, लिंग भेद, धार्मिक के भेद, आपसी टकराव, इस तरह के आदि आदि कुरीतियाँ था। और उसी के दरमियान बुद्धिवादी और मानवतावादी लोग उभर कर सामने आते हैं और वे मानव हेतु स्वतंत्रता की बात करते हैं कि समाज में सभी व्यक्तियों को एक समान देखा जाए, स्वतंत्रता पूर्वक उसे एक अवसर दिया जाए। तो ये सारी कुरीतियाँ थी जिससे निराकरण हेतु लोगों ने, खास करके जो बुद्धिवादी लोग हैं, जो मानवतावादी लोग हैं, जो मानव की स्वतंत्रता चाहते हैं, उसके लिए वे सभी विचारक, वे सभी विद्वान बहुआयामी प्रयास कर रहे हैं। यानी बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं और प्रयास के माध्यम से उनका यह उद्देश्य है कि भारतीय समाज को ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्र और भेदभावकारी जो कुरीतियाँ हैं उन सबों पर पाबंदी लगाया जाए। तो बहुआयामी प्रयास किए गए इसके लिए। उसी में से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि उस समय के समाज के अंदर विद्वान जो कुरीतियाँ था, जो व्यवसायिक रूप में चलता आ रहा प्राचीन कालों से, मध्य कालों से जो कुरीतियाँ थी, वो कुरीतियाँ क्या था। अगर आप कुरीतियाँ को जान लीजिए, समाज में जो प्रचलित उस समय की कुरीतियाँ हैं, जो बुराइयाँ हैं, उन सब चीज़ों को पहले आप जान लीजिए। उसके बाद कमीशन वाले आपसे कहीं से प्रश्न करें, आप उत्तर दे ले जाएंगे। कमीशन यही तो जानना चाहता है कि जो कुरीतियाँ था उस समय के 19वीं और 18वीं सदी के वर्तमान समय में, उस कुरीतियों पर, उस बुराइयों पर एस्पेरेंट का समझ है कि नहीं, स्टूडेंट का समझ है कि नहीं, वो यही चेक करना चाहता है। तो आप कुरीतियाँ अगर जान लीजिएगा तो क्या वो पूछेगा कि उस समय के समाज कितना डेवलप था, ये तो अतिरिक्त बात है, ये पूछेगा ही पूछेगा। लेकिन जिस टॉपिक में आप जिस बात को पढ़ रहे हैं उस बात को आप जानिए। तो समाज के अंदर विद्यमान कुरीतियाँ, तो कुरीतियाँ में अगर विशेष तौर पर देखें तो क्या था, जाति भेद था, लिंग भेद था और आदि। इसके लिए बहुत सारे रूढ़िवादी मान्यताएं थी जो जिम्मेवार थी। रूढ़िवादी क्या होता है? एक वैसी व्यवस्था जिसे बिना जांच परख किए हुए आंख मूंद कर आप विश्वास कर ले, परंपरा के आधार पर विश्वास कर ले, वो रूढ़िवादी है। तो जो धार्मिक ग्रंथों में रूढ़िवादी व्यवस्थाएं चलती आ रही थी, एज इट इज़ उस समय का समाज ज़्यादा बुद्धिवादी विचार ना लगाते हुए उसी को बनाते आ रहे थे। तो रूढ़िवादी मान्यताएं जिम्मेवार था इन सभी कुरीतियों के लिए। लेकिन देखिएगा कि धर्म आधारित जो रीति रिवाज में सुधार के बहुत सारे उस समय के कारक थे। ये सारी बुराइयां कहाँ हैं? तो ये सारी बुराइयां हैं उस समय के समाज के जो दैनंदिन जीवन है, जो समाज की जीवन पद्धति है, उन सब में ये सभी बुराइयां और कुरीतियां का समावेश है। तो वो सभी समावेशन जो कुरीतियां हैं
उन सब पर पाबंदी लगाने के लिए सबसे पहले जो समाज में चली आ रही मान्यताएं हैं, जो रूढ़िवादी मान्यता है, उन सब मान्यताओं को बुद्धि और तर्क के आधार पर उसे आपको क्या करना होगा, तो उसको आपको समीक्षा करनी होगी। जब समीक्षा करके बुद्धि और विवेक से, तर्क से समीक्षा करके जांच लीजिएगा और तर्क के कसौटी पर कस लेंगे, तभी आप यहाँ से एक समाज में नया प्रकार का पुनर्गठन या पुनर्विचार कर पाएंगे। तो ये धर्म आधारित रीति रिवाज था, और जो इन रीति रिवाजों के माध्यम से जो व्यवस्थाएं बनी थी, उन सब व्यवस्थाओं को खत्म करने के लिए वो कौन कौन से कारक हैं, वो कौन कौन से घटनाएं हैं जो जिसके माध्यम से भारतीय समाज में एक नई व्यवस्थाएं उत्पन्न हुआ, विचार करने का, सुधार करने का एक अवसर प्रदान हुआ। तो उसमें से जो एक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, नवीन शिक्षा प्रणाली। उस समय के जो नवीन शिक्षा प्रणाली था, जो परंपरा आधारित एजुकेशन ना होकर मॉडर्न आधारित एजुकेशन था, इंग्लिश एजुकेशन था, पश्चिमी वेस्टर्न एजुकेशन था, उन सब से भारतीय लोग संपर्क में आए। विशेष तौर पर राजा राम मोहन राय जैसे व्यक्ति जो पश्चिमी शिक्षा पर बल देते हुए, पश्चिमी डेवलपमेंट पर बल देते हुए भारत में इस सब चीज़ों पर बहुत सार्थक पूर्वक, बहुत ही बुद्धिमत्ता पूर्वक सभी रीति रिवाजों और धर्म ग्रंथों को पढ़कर जांच कर यह व्यवस्था बनाया कि यह देखा कि क्या सती प्रथा अगर हमारे समाज में है तो क्या धर्म इसका इजाज़त देता है। तो इन सब बातों को जांच करने का ये जो पावर मिला, वो नवीन शिक्षा प्रणाली जो वेस्टर्न कंट्रीज में उभर रही थी, ह्यूमैनिटी, और जो भारत में इन ह्यूमैनिटी व्यवस्था बनी हुई थी, इस पर राजा राम मोहन राय ने बहुत बड़ा घात किया। हालांकि ये इतना मुश्किल पॉसिबल भी नहीं था, लेकिन उन्होंने काफ़ी हद तक प्रयास किया। तो पहला कारक में नई शिक्षा प्रणाली। दूसरा कारक देखिएगा तो ईसाई मिशनरियों का आगमन, इसके बारे में 2 मिनट बाद बात करते हैं। यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, अगला जो पॉइंट है वो है प्रेस का महत्व। किसी भी समाज में एक ब्रॉड परिवर्तन करने के लिए प्रेस एक सबसे बड़ी अच्छी माध्यम होती है। जितना भी समाज सुधारक 18वीं और 19वीं सदी में आप देखिएगा, वे प्रेस का उपयोग करते थे। जैसे में आप राजा राम मोहन राय को देखिए तो मिराथुल अखबार निकालते थे, बाल गंगाधर तिलक को देखिए तो मराठा और केसरी जैसे पत्रिका निकालते थे, गांधी जी यंग इंडिया, फिर ये हरिजन आदि पत्रिकाएं जितने भी सुधारक थे वो निकालते थे, और उसके माध्यम से वो समाज में अपने बातों को, अपने विचारों को, अपने इंटरप्रिटेशन को रखते थे, जिससे लोग कहीं ना कहीं जागरूक होते थे। तो जो मीडिया होता है, जो प्रेस होता है, वो एक अच्छी माध्यम होता है, लेकिन मीडिया को सच में अच्छा से प्रयोग किया जाए तब। आपको एक घटना मैं बताता हूँ। जब 2008 में बम्बई आतंकी हमला हुआ था, तो वो जो आतंकी हमला था वो सैटेलाइट के माध्यम से वहाँ पे ब्लास्ट किया था, और उसका सैटेलाइट का कनेक्शन डायरेक्ट पाकिस्तान से जुड़ा हुआ था। और आतंकी लोग जब ताज होटल में बम्बई के घुसे, तो भारत के जितने मीडिया हैं, जिसे चौथा स्तंभ कहा जाता है, वो भारतीय जवान इसको कार्रवाई करने के लिए कौन सी गतिविधियां कर रही है, कितना, कौन सी सीढ़ी से जा रही है, कौन सी दरवाजे से जा रही है, वो पूरा लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे। और वो सारा लाइव रिपोर्टिंग कौन देख रहा था, तो पाकिस्तान में जो सैटेलाइट के माध्यम से डील कर रहा था, वो घटनाओं को निर्णायक मत दे रहा था, वो आतंकवादियों को दिशा निर्देश दे रहा था। तब इंग्लैंड का खुफिया एजेंसी ने बताया भारतीय खुफिया एजेंसी को कि आतंकी तो ऐसे पिटाएंगे ही नहीं, आपका ही जवान सारे के सारे शहीद हो जाएंगे। वो सैटेलाइट के माध्यम से ये कर रहा है, और आपका मीडिया वहाँ पे लाइव कर रहा है, जिसके माध्यम से आपके जवान क्या गतिविधियाँ कर रही है उसकी रिपोर्ट आतंकवादियों को मिल जा रहा है। इसलिए सबसे पहले आप क्या कीजिए कि लाइव रिपोर्टिंग ऑफ करवाइए, तब जाके आतंकवादियों के हम लोगों ने मार गिराने में सफल पाए। तो वही मैं बता रहा हूँ, मीडिया अगर सच में अपनी काबिलियत को अच्छा प्रयोग करे तो अंतःगतवा परिणाम होगा कि हमारा देश काफ़ी आगे जाएगा।
लेकिन बहुत सारे गैर जिम्मेदाराना तरीके से भी ये लोग काम करते हैं। खैर, अपने टॉपिक पर आते हैं। तो प्रेस का एक बहुत बड़ा रोल होता है। आगे देखिए, सरकारी विधेयन यानी गवर्नमेंट लॉ। उस समय के जो हमारे सरकार थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, खैर हम अपना सरकार तो नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो उस समय के भारत में भी उसका भी दृष्टिकोण था कि भारतीय समाज सुधार कुछ किया जाए। उसी के तहत देखिएगा कि 1829 में सती प्रथा एक्ट जो प्रावधान लाया, 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया। तो ये सब उसका भी एक दृष्टिकोण है जिसके कारण भारतीय समाज में कुछ सुधार हेतु संभावनाएं देखने को मिली। आगे देखिएगा, भारतीय सुधारक। भारतीय सुधारक को भी बहुत बड़ा रोल दिया जा सकता है। सुधारक में मैंने आपको बताया विशेष तौर पर राजा राम मोहन राय हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए, ज्योतिराव फूले हो गए, और माता सावित्री बाई फूले हो गई, और ऐसे तमाम सुधारक थे जिनका नाम आप ले सकते हैं। इस समय में तो 400 तक सुधारक थे, क्योंकि ये काल ही है समाज सुधार का। तो हम उन्हीं को जानते हैं जो प्रोमिनेंट होते हैं। तो समाज सुधारक का योगदान रहा, ये पिछले कक्षा में ये सब बातें मैं कर चुका हूँ। नवीन आर्थिक सामाजिक व्यवस्था, जैसे वाणिज्यिक चरण, नवीन आर्थिक व्यवस्था, लोग थोड़ी बहुत इंडस्ट्रियल रेगुलेशन आया तो लोग थोड़ी बहुत धन दौलत से परिपक्व हुए, जिसके कारण वे अपने समाज में प्रचलित बुराइयों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किए। उसी के तहत देखिएगा वाणिज्यिक चरण आया, जिसमें कृषि पैदावार बढ़ा, जिसके कारण लोग में नई नई व्यवस्थाएं आई। फिर नगरीयकरण का विकास हुआ। नगरीयकरण का विकास हुआ का मतलब क्या? जब नगर का विकास होता है तो ग्रामीण पृष्ठभूमि वाला आदमी जब नगरों में जाते हैं तो उसका मानसिक कहीं ना कहीं उच्च स्तर के देखने को मिलता है, और बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज परंपरा होता है जो ग्रामीण व्यवस्था में उन्होंने किया है, उस पर वो कहीं ना कहीं मौन हो जाते हैं। तो बहुत सारी गलत गतिविधियों को भी एक्सेप्ट करता है और अच्छी गतिविधियों को भी वो छोड़ता है। तो ग्रामीण जो होता है वो क्या होता है? ग्रामीण में परंपराओं और रीति रिवाजों का पलना होता है। आज भी अगर भारत में रीति रिवाजों को, परंपराओं को अगर कोई बचा के रखा है तो ग्रामीण क्षेत्र है। शहरों में आके देखिए, आपको रीति रिवाज का पता ही नहीं चलेगा। ये तक नहीं आपको पता चलेगा कि कौन बेटी है कौन बाप है। ऐसा भी होता है शहरों में, लेकिन यही ग्रामीण क्षेत्र में जाइए तो जो प्राचीन काल का जो कल्चर था, जो समाज था, उस सोसाइटी था, उसका पालन होता है आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में। ये हो गए नगर केंद्रों का उभार। फिर देखिए इंडियन नेशनल मूवमेंट का विकास। जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जब विकास हुआ तो इसी सुधार के माध्यम से लोगों में राष्ट्रवाद की भावना आया, और फिर लोग राष्ट्रवाद की भावना के माध्यम से अंग्रेज जो इस पर कहीं ना कहीं जो शोषणात्मक और अपने साम्राज्यवादी हित के तहत कार्य कर रहा था, उस पर ये लोग भारी पड़ गए। तो यह एक ब्रॉड आपके समझ के लिए मैंने आपको बताया। इसके पहले जितना भी बात को मैं नहीं डील कर रहा हूँ भारतीय समाज सुधारक, इसके बारे में मैंने पिछले वाले क्लास में कर चुका हूँ। फिर नवीन आर्थिक विकास अभी तो मैंने बता दिया। उसी के तहत देखिएगा कि नवीन शिक्षा प्रणाली, अभी मैंने आपको बताया, पिछले कक्षा में भी बताया था। नवीन शिक्षा प्रणाली में मतलब विशेष तौर पर इंग्लिश एजुकेशन। उसी के साथ देखिएगा कि यहाँ पे मैं डील करता हूँ महिलाओं के साथ भेद किस तरह से होता था। आज भी देखिए हमारे समाज में महिलाओं को प्रतिनिधित्व, उत्तराधिकार आदि के मामलों में कहीं ना कहीं उसे परहेज करवाया जाता है। तो उस तरह उस समाज में उस समय 18वीं और 19वीं सदी में महिलाओं पर विशेष प्रकार के शोषण होते थे, विशेष प्रकार के भेदभाव होती थी। उसी के तहत पहला भेदभाव है उत्तराधिकार का मामला। ऐसा समाज में प्रचलित भावनाएं थी कि अगर किसी महिला को किसी पुरुष से शादी होता है तो जब तक उसका पति है तो उसका जो संपत्ति है उसका पति को ही रहेगा, नाम रहेगा। फिर अगर उसका पति एक्सपायर हो जाते हैं तो यदि उसका कोई पुरुष वारिस है तो उसके नाम रहेगा। अन्यथा अगर कोई नहीं है इसमें से तो ऐसे में वो महिला के नाम जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये भेदभाव है।
दूसरा है सार्वजनिक जीवन में भूमिका नहीं। महिलाओं को हमेशा सार्वजनिक जीवन से, सार्वजनिक सामाजिक स्थान में गतिविधियों में भाग लेने से हमेशा वंचित रखा गया। तो ये सारी व्यवस्थाएं थी। उसके साथ साथ कई प्रकार का विकार का शिकार थी। महिलाएं कई प्रकार के विकार का शिकार था और इस प्रकार से उनके जीवन में जो खुशहाली आना चाहिए था वो अक्सर नहीं होता था। तो ये जो गतिविधियां हैं जिसमें कि महिलाएं कई प्रकार का विकार का शिकार थी, जैसे बाल विवाह, बहु विवाह, कन्या शिशु हत्या, उसी के तहत सती प्रथा आदि जैसे कुरीतियां के तहत महिलाओं को शोषण किया जाता था और शोषण के महिलाएं शिकार थी। लेकिन और इसके साथ साथ 16 संस्कार, ये 16 संस्कार पालन करना, रीति रिवाजों को फॉलो करना, ये सारी व्यवस्थाएं समाज में बनी हुई थी। लेकिन इन सभी को समाधान हेतु उपाय किया गया और उपाय के माध्यम से यह बताया गया कि किसी भी चीज को इसलिए नहीं मानिए कि वो हमारे समाज में प्रचलित था, वो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ था। जब राजा राम मोहन राय इस आधार पर सभी कुरीतियों को विरोध करना शुरू कर दिए, सती प्रथा, बाल विवाह, कन्या शिशुवध आदि पर जब राजा राम मोहन राय विरोध करना शुरू कर दिए तो बहुत सारे उसके समाज के लोग थे जो उससे नाराज हो गए। जब सती प्रथा का विरोध किया राजा राम मोहन राय ने तो उसकी माताजी घर से निकाल दी। जब जातिवाद का विरोध किया राजा राम मोहन राय ने तो उसके पिताजी घर से निकाल दिए। तो राजा राम मोहन राय जो कि बुद्धिवादी और मानवतावादी सोच के व्यक्ति थे, इंटेलेक्चुअल थे, पढ़े लिखे इंसान थे, किसी बात को इस बात पर नहीं मानते थे कि वो धर्म ग्रंथों में लिखा गया है। पहले उसको वो अपनी बुद्धि के कसौटी पर, तर्क के आधार पर जांचने परखने का काम करते थे। तब राजा राम मोहन राय आगे की गतिविधियां करते थे। आपको मैं और बता दूं यहाँ पे कि जब वेद का बात आया तो राजा राम मोहन राय अपने समाज के लोगों से कहा कि आप किस ग्रंथ को मानते हैं और किस आधार पर सती प्रथा को आप एज इट इज बनाए रखना चाहते हैं। तो लोगों ने तर्क दिया कि हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है। तो फिर राजा राम मोहन राय कहते हैं कि आपका सर्वोत्तम धर्म ग्रंथ कौन है। तो लोगों ने वेद बताया, कुछ लोगों ने मनु स्मृति बताया। तो राजा राम मोहन राय तर्क देते हैं कि हु इज मनु, मनु कौन था। मनु तो एक आदमी ही था, एक इंटेलेक्चुअल पर्सन था। तो ऐसा तो नहीं है कि मनु जो मनु स्मृति में लिख दिया है वो बात सही हो। ऐसे में क्या हमारा ये दायित्व बनता है कि मनु द्वारा लिखा बात सारा के सारा सही होगा? वो भी तो पूर्वाग्रही का शिकार होंगे कहीं ना कहीं। तो राजा राम मोहन राय इंटरप्रिटेशन देते हैं कि पहले उसको तार्किक आधार पर जांचिए, बुद्धिमत्तापूर्ण जांचिए और उसको तर्क के आधार पर सिद्ध कीजिए। अगर वह सही सिद्ध होता है तब हम उसे मानेंगे, अन्यथा हम क्यों माने। अपने लोगों को इस तरह से राजा राम मोहन राय इस व्यवस्था से, सती प्रथा व्यवस्था, जाति प्रथा व्यवस्था से एक दिशा देने का काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार उनकी विचार है कि तर्क के आधार पर ही रीति रिवाजों तथा मूल्यों को जांचना पड़ेगा और जांच करने के बाद ही हम उससे अपने जीवन में उतारेंगे, अन्यथा हम उसको बाइकआउट करेंगे। वो रीति रिवाज व्यवस्थाएं कैसी है जो मानव को मानव ना समझे, जो महिलाओं को शोषण करता है, भेदभावकारी नीतियां हैं, तो उन सबों पर इन्होंने बहुत ही आलोचनात्मक टिप्पणी किया। उसके बाद देखिएगा कि समाज को सुधारने के लिए सभी मान्यताओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया, लेकिन बुद्धिवादियों का जो ये प्रयास था वो सामाजिक स्वीकृति नहीं मिल पाया। बहुत सारे समाज सुधारक थे, मैं विशेष तौर पर अभी राजा राम मोहन राय को ही टारगेट कर रहा हूँ। इसके पीछे बहुत लॉजिकल इंटरप्रिटेशन है, इसलिए मैं राजा राम मोहन राय को ही इसका क्रेडिट और श्रेय दे रहा हूँ।
क्योंकि उस समय के समाज में राजा राम मोहन राय एक बहुत प्रखर विद्वान के रूप में उभर रहे हैं। और राजा राम मोहन राय इस बात को कह रहे हैं कि किसी चीज को आप इस बात पर नहीं मानिए कि वो धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। इसके लिए इन्होंने आंदोलन किया, अपने लोगों के साथ इन्होंने अभद्र तरह की व्यवहार किया, क्योंकि ये मानवतावादी व्यक्ति थे। तो ये बोलते हैं कि समाज को सुधारने के लिए जो मार्ग होना चाहिए, उस मार्ग पर चलते हुए आपके मार्ग में यदि कोई ऐसी बातें आती है जो धर्म ग्रंथों में कहा गया है, तो उस बातों को आप आंख मूंद कर यदि मान ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप पे पूर्वाग्रही का शिकार है। पूर्वाग्रही का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पिछले कक्षा में बहुत डीपली से बताया है कि पूर्वाग्रही कोई भी व्यक्ति हो सकता है, एक इतिहासकार भी हो सकता है, एक मैथमेटिक्स भी हो सकता है, एक पॉलिटिशियन भी हो सकता है, एक धार्मिक व्यक्ति भी हो सकता है। पूर्वाग्रह का विकास कैसे होता है, ये सारी बातों पर हमने लगभग 10 मिनट चर्चा किया है अपने पिछले क्लास में। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अभी यहाँ इतना जानना होगा कि राजा राम मोहन राय और अन्य समाज सुधारकों के द्वारा जो समाज सुधारने के लिए जो अन्य प्रकार के मान्यताओं पर जो प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया, वह मान्यताएं बुद्धिवादियों के द्वारा और सामाजिक लोगों के द्वारा काफ़ी हद तक स्वीकार किया गया। लेकिन जो व्यवस्थाएं इतना दिन से जटिल हो चुका है, कहीं ना कहीं वो एक बहुत चैलेंजिंग का विषय था। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि समाज सुधारने के लिए सभी मान्यताओं पर जो प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया वह बुद्धिवादियों को सामाजिक स्वीकृति नहीं मिला। यानी जो समाज में जो लोग थे वो उसे स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं थे। राजा राम मोहन राय को इस तरह से कह दे रहा है कि मैं क्यों तुम्हारा बात मानूं। राजा राम मोहन राय अचंभव, वो समझाए तो कैसे समझाए लोगों को। वो उस समय की महिलाएं जो है आउट ऑफ द वर्ल्ड सोचती है। एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। एक बच्चा था, वो स्कूल से छुट्टी हुआ और वो घर आने की ओर मुड़ा और रास्ते में बारिश हो गई। तो भाई रिसीव करने जा रहा था तो पानी में ही गया, बच्चा भीगते हुए आ रहा था रोड पे। तो भाई ने बिठाया उसे बाइक पे और फटकार लगाया कि क्या ज़रूरत थी, कहीं पे रुक जाते, स्कूल में रुक जाते। ये भाई का इंटरप्रिटेशन है जो अपने भाई के छोटे भाई के साथ रिएक्ट किया। फिर बच्चा जब घर आया तो पिताजी कहते हैं बेटे भीग गए, तौलिया दो, माथा पोछो, फीवर आ जाएगी, सर्दी हो जाएगी। लेकिन माता क्या कह रही है कि अभी ही वर्षा होनी थी। वो प्रकृति को कोस रही है। यानी जो महिलाएं थी उस टाइम के, वो आउट ऑफ द वर्ल्ड सोच रही है। उसको लग रहा है कि पानी अभी ही होना था। तो उस समय के महिलाओं में इस तरह की तुच्छ सोच है। तो वो जो मान्यताएं चलती आ रही है, जो रूढ़िवादी व्यवस्था में महिलाएं जीती आ रही है, क्या आप उसे अचानक निकाल सकते हैं? जो हजारों काल की जो व्यवस्था है, हजारों काल की जो रीति रिवाज है, धार्मिक भावना है, उसे आप चाहते हैं कि मिनटों में हम हटा दें? तो कहीं ना कहीं राजा राम मोहन राय एक तरफ देखिएगा तो इस काम में फेलुअर होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो इसका प्रयास सराहनीय रहा और कुछ कामों में काफ़ी हद तक सफलता मिली, इसलिए हम इनके कामों को प्रशंसनीय मानते हैं। तो आपने यहाँ जान गया। लेकिन जब भारतीय समाज सुधारने के लिए मान्यताओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया और बुद्धिवादियों को सामाजिक स्वीकृति नहीं मिली, तब ये लोग दिमाग लगाएं कि हमें एक अलग रास्ता अपनाना चाहिए। और वो रास्ता अपनाया ये लोग पुनर्जागरण, रीनेसा, कि ठीक है आपके समाज में कमियां हैं, हम इसको सुधारने का प्रयास करेंगे। और ये कॉन्सेप्ट लेकर आए पुनर्जागरण का। ये पुनर्जागरण पद्धति की ओर मुड़ गए। इसके तहत विचारक अतीत का प्रयोग करके समाज में विचार
लोगों को बदलने का प्रयास किए। यानी प्राचीन काल के जितने भी विचारक थे, अतीत में जितना भी विचारक थे, उनके विचारों को माध्यम बनाया और माध्यम बना के लोगों के विचार को बदलने का प्रयास किया गया। यदि आपको सती प्रथा खत्म करना है तो लोगों की विचार बदलना होगा, लोगों की चेतना बदलनी होगी। जो सोसाइटी का बिलीफ सिस्टम होता है वो रीति रिवाज, परंपरा, मूल्य आदि पर आधारित होता है और उसको नीचे से चिंगारी देने वाले होते हैं धर्म। और धर्म जो कि चिंगारी देता है, और ऐसे में इन सबों पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले मुट्ठी भर लोग होते हैं जो यह कहते हैं कि तार्किक और लॉजिकल एग्जामिन करके, जांच परख करके, बुद्धिवादी विचारों से जांच करके ही हम इसको अपनी इंटरप्रिटेशन पर उतार के ही इसको सही और गलत मानेंगे। तो ये कुछ लोगों की सोच है। मुट्ठी भर लोग चाहते हैं कि इसका जांच हो, बुद्धिवादी तर्क पर सिद्ध हो। लेकिन 19वीं सदी के तो बहुत ज़्यादा क्राउड, बहुत ज़्यादा भीड़ और समाज ये चाह रहा है कि हम जिस व्यवस्था में जीते आए हैं उस व्यवस्था में बने रहें, और मुट्ठी भर लोग चाह रहे हैं कि नहीं, कुछ परिवर्तन हो, महिलाओं के जीवन में सुधार हो, पिछड़ों के जीवन में सुधार हो। तो ये व्यवस्था आप आने वाले समय में देखिएगा कि कुछ कुछ सुधारक के माध्यम से धीरे धीरे ये होना प्रारंभ हो जाएगा। ईसाई मिशनरी क्या काम किया इसके बारे में जान लीजिए। यह एक धर्म प्रचारक मिशनरी था जो कि यूरोपियन कंट्री से चलकर भारत में आया था। यहाँ पे उसका उद्देश्य यह भी था कि हम अपने मिशन को, मिशनरी को प्रचार प्रसार करें। हालांकि इसी के आड़ में देखिएगा कि इन्होंने भारत में कुछ सुधार हेतु भी कार्य किया। जैसे में देखिएगा कि शिक्षा पर विशेष बल दिया, जो कुरीतियाँ था उसके विरोध बौद्धिक आंदोलन चलाया, बुद्धि से जांचने के काम किया। फिर देखिएगा कि समाज सेवा किया। समाज सेवा में विशेष तौर पर देखिएगा कि ईसाई मिशनरी महिलाओं के शिक्षा और उसके लिए विशेष रूप प्रदान किया। खास करके जो महिलाएं गर्भवती होती हैं उन लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा सकारात्मक कार्य किया। तो ये ऑल ओवर समाज के बुराइयां हैं 18वीं 19वीं सदी के आसपास का, जिसे जांच कर ही हमें इस बात को अवगत कर सकते हैं कि समाज में किस तरह के लोग की मानसिकता है। तो आज की क्लास यहीं पर रुक जाएगी, मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।